मेरा मानना ये है कि अ, बच्चों के ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस उनके माता-पिता का होता है और उनके जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, उनका होता है। तो अ, मैं अपने आप को लकी मानूँगा कि बचपन से ही अ, मेरे पेरेंट्स ने जो डॉक्टर्स हैं, उनने मुझे अ बाहर जाने का, आउटडोर्स में रहने का, नेचर के पास रहने का मौका दिया और एक्सपोज़र दिया और प्रोत्साहन और मोटिवेट किया मुझे अपनी नेचर की जो क्यूरियोसिटी है या बाहर जाके जो मुझे आनंद मिलता था उसको बढ़ावा दिया और मेरी एक बचपन में ज्योग्राफी टीचर हुआ करती थी। वो उनका पढ़ाने का ढंग बहुत ही अलग था। वो शायद बहुत पहले पहचान गई थी कि मेरा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट कम होके नेचर में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो वो कमला मेनन मैम होती थी मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में, वो ज्योग्राफी पढ़ाती थी मुझे और वो मुझे अक्सर बोलती थी कि टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम कैंपस के सारी जो चिड़िया है उनकी लिस्ट बना के दे दोगे। तो मुझे अक्सर ऐसे असाइनमेंट्स मिलते थे जिसमें मुझे मौका मिलता था कि एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो मेरी बचपन से रुचि वाइल्ड लाइफ़ की तरफ बढ़ती गई है, इन इन्फ्लुएंसेस की वज़ह से। जी, ये हमारे टाइम का जो डेवलपमेंट है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसका सबसे खराब रूप मानूँगा मैं, कि बच्चों को नेचर से बिल्कुल अलग किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे जितना क्लासरूम के बाहर सीख सकते हैं, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ना कि सिर्फ एकेडमिक अ, बल्कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, उसके साथ-साथ टीम बिल्डिंग और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी आप बाहर 4 दीवारी के बाहर बहुत ही अच्छा सीख पाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लॉस है बच्चों को इतना एक्सपोज़र है, की फैसिलिटीज़ है सबके पास सेल फ़ोन्स आ गए हैं, सबके पास इन्फॉर्मेशन अ, फिंगर टिप्स पे है। पर जो हमें ज़रूरत है जिस इन्फॉर्मेशन की, जिस इन्फॉर्मेशन से हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा या हमारे मॉरल एथिक्स जो बनेंगे, वो पेड़-पौधों और जंगली जानवरों से ही मिलता है। तो वो हम धीरे-धीरे खो रहे हैं, ये बहुत अफ़सोस की बात है। मैं सब जिन बच्चों के साथ काम करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स जिनको ट्रेनिंग देता हूँ या जिन पेरेंट्स के साथ मेरा इंटरैक्शन होता है, मैं उन सबको यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को वो प्रोत्साहन दें बाहर रहने का। हमारे टाइम में खेल-कूद के बहाने कम से कम बच रहते थे। अब वो टाइम भी छिन गया है, तो ये आने वाले हाल के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, मेरा मानना है। जी, बीएनएचएस का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये एशिया की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। 1883 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 136 साल से भी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और वाइल्ड लाइफ खास करके हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो या प्रोजेक्ट टाइगर हो या प्रोजेक्ट हिंद हो या वल्चर्स पे काम हो, ये सारा काम बीएनएचएस ने ही किया है। हर वाइल्ड लाइफ स्टडी या मैनेजमेंट मिटिगेशन टेक्निक में रिसर्च मेथोडोलॉजी में बीएनएचएस सर्वश्रेष्ठ रहा है और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे 7 साल बीएनएचएस के साथ जुड़े रहने का मौका मिला है और जो भी मैं आज हूँ, मैं ये मानता हूँ कि बीएनएचएस की वजह से हूँ। बीएनएचएस मेरे लिए एक स्कूल की तरह है, यहाँ जो मैंने सीखा है वाइल्ड लाइफ के बारे में चाहे वो साइंस हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो कंज़र्वेशन एजुकेशन हो, वो सब कुछ मैंने बीएनएचएस से सीखा है। बीएनएचएस में जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काम करते हैं, उनके साथ सीखा है और
इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे गाइड करने के अलावा फुल फ्रीडम दी है, जिस फ्रीडम की वजह से मैं अपने मनचाहा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड, अर्बन लैंडस्केप में कोई भी काम कर सका हूं, और हर काम में बीएनएचएस ने फुली सपोर्ट किया है, एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड टू बी बीएनएचएस मेंबर आल्सो। जी, बीएनएचएस वाइल्ड लाइफ को साइलोज में नहीं देखता। हम जैसे आपने बटरफ्लाइज का जिक्र किया, चाहे बटरफ्लाइज हो, इंसेक्ट्स की स्टडी हो, या ऑर्निथोलॉजी हो, पक्षियों की स्टडी हो, या बिग मैमल स्टडीज हो, बीएनएचएस में सब में ही, सारे ही प्रोजेक्ट्स में, सारे ही टैक्सा में काम किया हुआ है। और हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज और नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज में रिसर्च, एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस का काम जोर शोर से करता आ रहा है। अगर हम स्पेशली बटरफ्लाइज की बात करें तो हाल ही में पिछले साल सितंबर में बीएनएचएस ने एक बहुत ही यूनिक सिटीजन साइंस प्रोग्राम कंडक्ट किया था, जिसका नाम था बिग बटरफ्लाई मंथ, जिसमें हिंदुस्तान के 25 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी से ओवर 50 वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलके उनने ये कार्यक्रम किया था, जिसमें पब्लिक आउटरीच ऑन बटरफ्लाईज, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में, और एक सिटीजन साइंस के माध्यम से आम आदमी बटरफ्लाई की संरक्षण में, उसके कंजर्वेशन में कैसे हाथ बटा सकता है। जो रिसर्चर्स लार्ज स्केल पे लॉन्ग टाइम डेटा चाहते हैं, वो कैसे प्रोवाइड कर सकता है, एक आम आदमी बटरफ्लाई कंजर्वेशन से कैसे जुड़ सकता है, उस पे पूरा हमने 1 महीने का प्रोग्राम किया था, और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था, जो जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी 2017 में, पर 2020 में हम ऑल ओवर इंडिया हमने सेलिब्रेट किया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी देशों के जैसे ये एक लॉन्ग टर्म स्टडी बन सके, 25 साल 20 साल तक हम ये स्टडी करें, लोगों की मदद से, जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी मदद से, और इससे हमें जो डेटा मिलेगा उस डेटा से हम एनालाइज कर सके कि तितलियों की तितलियों की पॉपुलेशन का स्टेटस इंडिया में क्या है, और उस हिसाब से मिटिगेशन या कंजर्वेशन टेक्निक्स बना सके, मेथड्स एंड टेक्निक्स बना सके। विनीत, मेरे लाइफ का हम्म, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन मानूंगा असोला बटरफ्लाई पार्क का। मेरे को दिल्ली के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हुआ करते थे श्री शुक्ला सर, उनने मोटिवेट किया था और डायरेक्ट किया था एक बटरफ्लाई पार्क बनाने के लिए असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सैंचुरी में। ये पार्क अब 7 एकड़ का पार्क बन चुका है, और इस पार्क की शुरुआत हमने मेरे ख्याल में 2015 से की होगी। और शुरू में रिसर्च के लिए हम इंडिया में जितने भी बटरफ्लाई पार्क्स थे, एग्जिस्टिंग बटरफ्लाई पार्क्स, बैंगलोर में हो गया, और भी कहीं कहीं जगह पे हमने साइट विजिट्स किए, उनसे समझने की कोशिश की कि क्या मुश्किलें हो सकती हैं। हम जोधपुर तक गए पौधे उठाने के लिए, जो आफरी एक गवर्नमेंट नर्सरी है, वहाँ पे अरावली के स्पेशलिस्ट प्लांट्स मिलते हैं, तो पौधे उठाने के लिए हम दूर दूर तक गए। बहुत सारे विशेषज्ञों से हमने बात की, समझने की कोशिश की कि हमारी साइट उन सब साइट से अलग क्या है, और उन सब साइट्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम असोला भाटी या कि दिल्ली में कैसे ला सकते हैं। तो जो कि दिल्ली सरकार के साथ ये पार्क बीएनएचएस बना रहा था, तो अ, हमें करीबन 2 साल लग गए कंस्ट्रक्शन में, और 2017 में हमने इस पार्क का
उद्घाटन किया था। हमें दो बात जाननी बहुत जरूरी है जब हम तितलियों के बारे में सोचते हैं। एक ये बात कि अ, तितलियां एक इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर है जो हमारे फूड क्रॉप्स को और बाकी पेड़ पौधों को पॉलिनेशन में मदद कर रही है। दूसरा, तितलियां अ, एक मेटामॉर्फोसिस से गुजरती हैं। उसका मतलब अपने लाइफ साइकिल में काफी स्टेजेस, 4 स्टेजेस से वो गुजरती है। उन चारों स्टेजेस में वो खाने का काम करती हैं, दूसरे प्राणियों का फूड सोर्स बनती है। मतलब अगर 100 तितलियां होंगी तो उसमें अगर 100 अंडे मिलेंगे तितलियों के, उसमें से 2 ही अडल्ट जाके निकलते हैं, सरवाइव करते हैं। बाकी जो 98 एग्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे, या एग हो या लार्वा हो या क्रिसलिस हो, उसमें वो फूड सोर्स का काम करता है। चिड़ियाओं के लिए, स्पाइडर्स के लिए, वॉस्प के लिए, लिजर्ड्स के लिए, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं। कहीं कहीं पे तो इंसान भी कैटरपिलर्स खाते हैं। तो बहुत सारे प्राणियों का एक फूड सोर्स का काम करता है बटरफ्लाई, और बहुत ही, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे फूड चेन का और हमारी इकोसिस्टम का। इसके अलावा काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम तितलियां क्यों देखते हैं या तितलियां क्यों स्टडी करते हैं। उनके लिए एक बहुत सरल सवाल, सरल उत्तर मेरे पास ये रहता है कि अ, सृष्टि बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। नेचर बहुत डीप सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना, पूरा समझना नामुमकिन है। एक जीवन बहुत ही कम है। तो जो विशेषज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो नेचर का एक पहलू, चिड़िया, टाइगर, बटरफ्लाइज, ऐसे एक पहलू को डीपली स्टडी करते हैं, जिससे जो बटरफ्लाई से जैसे जुड़ी हुई और पहलू होते हैं नेचर के, वो भी समझे जाए। जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर हम एक रेगिस्तान में चल रहे हो, आप और मैं, और हमें एक पति पत्नी और उनके साथ 2 बच्चे रेगिस्तान में बीच में खड़े हुए मिले, तो सीधा उनको देख के हम बहुत सारी चीजों का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर में पीने का पानी मिलता होगा, 10 किलोमीटर में बस स्टॉप होगा, 20 किलोमीटर में रेलवे स्टेशन होगा, 100 किलोमीटर में एयरपोर्ट होगा, बिजली 5 किलोमीटर दूर तक आती होगी, हाईवे पास से गुजरा होगा। ऐसी चीजों का अनुमान लगाया जा सकता है रेगिस्तान में 4 लोगों को देखकर। वैसे ही अगर हम तितलियों को स्टडी करें, तो हमें आजकल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बहुत हॉट टॉपिक है, और हमारा जानना बहुत जरूरी है हमें कि कैसे कैसे पर्यावरण बदल रहा है। तो तितलियां एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट बनती हैं, जिसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चेंज इन एनवायरनमेंट बहुत हाई होता है। मतलब थोड़ा सा भी बदलाव अगर पर्यावरण में हो, तो तितलियों पे उसका प्रभाव स्टडी किया जा सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, जिससे हम क्लाइमेट चेंज स्टडीज कर सकते हैं। तो तितलियों का महत्वपूर्ण जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है तितलियों की, वो ये है। पर आप ऐसा सोचिए कि तितलियां एक बहाना है। हमें लोगों को नेचर से, आउटडोर से, हरियाली से, पेड़ पौधों से जोड़ना है। तो तितलियां एक बहुत सुंदर बहाना है, जिस बहाने को इस्तेमाल करके मैं कुछ बच्चों को, या कॉलेज के स्टूडेंट्स को, या जनरल पब्लिक को बाहर जंगल की सैर करा सकता हूँ, और उनको जो आनंद मुझे मिलता है नेचर में रह के, वो मैं उनके साथ शेयर कर सकूं, उनको उसकी आदत डाल सकूं। क्योंकि जब तक हम बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे, नेचर से जुड़ना जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, तब तक संरक्षण नहीं हो सकता। तब तक
इन चीजों को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर जाने से हम इनको जानेंगे तभी हम इनको बचाने का काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा पहले भी कि हमारी नेचर में जाने से सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं होती, बल्कि मेंटल हेल्थ पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो तितलियां एक बहाना जिनसे हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग तितलियां देखना शुरू करेंगे, तितलियों को बचाने का काम करेंगे, हमारा वातावरण ही सही नहीं होगा। जो साइंटिस्ट हैं उनको ही डेटा नहीं मिलेगा स्टडीज के लिए, बल्कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये तितलियों का एक हम इम्पोर्टेंस है नेचर में हमारे लिए और हमारे इस सोसाइटी के लिए। विनीत, बहुत सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जैसे आपने अभी कहा कि तितलियों की कुछ स्पीशीज खत्म हो रही हैं या खत्म होने के कगार पे है। इसका कोई एविडेंस नहीं है। तितलियां इतना डेटा डेफिशिएंट सब्जेक्ट है, मतलब इस सब्जेक्ट पे इतनी कम स्टडीज हुई हैं कि कहीं पे इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है कि कोई तितली स्पेसिफिकली खत्म हो रही है और वो क्यों खत्म हो रही है। तितलियां बहुत शॉर्ट लिव्ड इंसेक्ट होता है, 2 वीक से 1 महीना 2 महीने तक ही जिंदा रहता है। तो ये पता करने के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए और बहुत सारी स्टडीज अभी होनी बाकी है, जिससे हम ये बता सकें डेफिनेटली कि कौन सी तितलियां खत्म हो रही हैं और वो किस कारण से खत्म हो रही है। हम अब ये बता सकते हैं कि इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली खत्म हो रही है, और उसके लिए मुझे कोई स्टडीज की जरूरत नहीं है। बाहर देशों में तो स्टडीज हो चुकी हैं इस पे, जो बता रही हैं कि इंसेक्ट्स बड़ी जल्दी खत्म हो रहे हैं। हमारे देश में ये स्टडीज अभी तक हुई नहीं है, पर इन स्टडीज की जरूरत नहीं है तितलियां खत्म हो रही हैं या इंसेक्ट्स खत्म हो रहे हैं बताने के लिए। मेरे छत पे पिछले साल सनबर्ड ने घोंसला दिया था और उसने अपने चिक्स को अबैंडन कर दिया। तो उन यंग चिक्स को खिलाने के लिए मुझे कीड़ों की आवश्यकता थी, तो मैं अपने कॉलोनी के बाहर जो पार्क है उसमें गया, और आप मानेंगे नहीं, मैंने 1.5 घंटा ढूंढा और मुझे एक भी कीड़ा नहीं मिला। जब मैं बचपन में हाईवे पे मेरे पापा गाड़ी चलाते थे तो घड़ी घड़ी रुकना पड़ता था, क्योंकि कीड़े आपके विंडशील्ड पे लग जाते थे। साफ करना पड़ता था विंडशील्ड को, पेट्रोल पंप पे जाके कपड़ा मारना पड़ता था। आजकल आप गाड़ी चलाइए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कोई कीड़ा ही आपके उस पे नहीं आता, शीशे पे नहीं आता, क्योंकि कीड़े खत्म हो गए हैं। या तो हमने हैबिटेट खत्म कर दिए हैं, या तो जिस हैबिटेट को अगर छोड़ा है तो उसमें जहर मिला दिए हैं, केमिकल्स मिला दिए हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड मिला दिए हैं, जिनसे हानिकारक कीड़े ही नहीं, जो यूजफुल कीड़े हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। तो कीड़े इतनी भारी मात्रा में खत्म हो रहे हैं, और सबसे अफसोस की बात यह कि हम हमारे देश में अभी तक इतनी स्टडीज नहीं कर पाए हैं कि हम ये क्वांटिफाई भी कर सकें कि कितनी जल्दी ये कीड़े खत्म हो जा रहे हैं। मैं बस, क्योंकि मैं इतने सालों से कीड़े देख रहा हूँ और कीड़ों में रुचि रखता हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। पर इस पे स्टडीज होनी बहुत जरूरी है। इस पे सिटीजन साइंस प्रोग्राम्स होने बहुत जरूरी हैं, जिसमें नॉर्मल पब्लिक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का साथ दे डेटा कलेक्शन में। उस डेटा के बेसिस पे हम ये कह पाएंगे कि हाँ, सच में तितलियां खत्म हो रही हैं, ये प्रजाति की तितलियां खत्म हो रही हैं, और इनको खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो उससे, उन सब चीजों से पहले हमें डेटा की जरूरत है। और आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं सब जो सुनने वाले हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि वो अपने आसपास तितलियां देखा करें, वो पौधे होस्ट प्लांट्स लगाएं, बहुत कॉमन कॉमन होते हैं। पत्थर चट्टा हो गया, बेल पत्तर हो गया, कड़ी पत्ता हो गया,
ये पौधे लगाएं जिनसे तितलियां इन पे अंडे देने आती हैं, और ये पौधे लगाने से तितलियों की संख्या में बढ़ाव होगा और संरक्षण में मदद होगी। जब जब आप इन तितलियों को देखें तो आप बहुत सारे वेब पोर्टल्स हैं, आई नेचुरलिस्ट हो गया, बटरफ्लाईज ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ पे आप ये डेटा इनपुट भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। साइंटिस्ट वहां पे उस डेटा को देखते रहते हैं। जी, एक सबसे बड़ी चीज जो एक आम इंसान कर सकता है वो है कि अपने गार्डनिंग मेथड्स को बदलने का टाइम आ गया है। हमें पता नहीं कैसे धीरे धीरे हमारी सेंसिटिविटी बदल गई है। हम ग्रीन जगह को भी क्लीन चाहते हैं। कोई ग्रीन जगह क्लीन नहीं हो सकती। हमें अपने गार्डन्स में टी वीडिंग करना, ओवर प्रूनिंग करना, झाड़ू मार के सफाई करना, ये सब बंद करना पड़ेगा। हमें अपने जंगल में कोई कोना ऐसा छोड़ना चाहिए जो पूरी तरीके से वाइल्ड हो। वहां पे वाइल्ड पौधे उगे, वाइल्ड फूल उगे, उन वाइल्ड फूलों पे तितलियां आए, उन वाइल्ड पौधों पे अपनी अंडे दें, और वहीं पे उन वाइल्ड पौधों के आसपास वो छुप सके, अपने आप को प्रेडेटर से बचा सके। तो ऐसी जगहें हमारे गार्डन में, हमारे पार्क्स में, हमारे छत पे होनी बहुत जरूरी हैं, जो वाइल्ड रहे, जिनको छेड़ा ना जाए। इसके साथ साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे गार्डनों में, हमारे स्कूलों में दवाइयों का छिड़काव ना हो, जिन दवाइयों से तितलियां ही नहीं बहुत सारे अदर इंसेक्ट्स भी मरते हैं। वो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन पॉइजन्स का, इन केमिकल भरे जहरों का इस्तेमाल अगर हम अपने आसपास से खत्म कर दें तो आवश्यक हमारे आसपास तितलियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये दो तीन चीजें हर आदमी, मैं ये सोचता हूँ कि आसानी से कर सकता है। विनीत, मेरे गुरु जी हैं डॉक्टर रहमानी। उनने मुझे बहुत पहले ये बात कही थी कि जितना आप नेचर में रहोगे, जितना नेचर को दोगे, उससे डबल नेचर आपको वापस देगा। तो उस सीख को मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे समझ आता है और जो मैं सीख पाता हूँ वो मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और अ, मैं अपने आप को लकी मानूंगा कि मुझे हर राह पे ऐसे लोग मिले जिनने मुझे सिखाने के, बेझिझक मुझे सिखाने के लिए अपना टाइम दिया, मुझे मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया। मुझे इन सब चीज़ों की खुशी मिलती है। ऐसा कोई सिंगुलर इंसिडेंट तो ऐसा दिमाग में मेरे आता नहीं कि जब मुझे कोई एक्स्ट्रा खुशी हो, पर छोटी-छोटी खुशियाँ, किसी दिन कुछ दिख जाना जो पहले नहीं देखा हो, या जो पौधा खुद लगाया हो उस पे फल आ जाना, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें नेचर की देख के मैं रोज़ खुश होता हूँ। विनीत, जैसे मैंने कहा कि आपके चैनल के जो दर्शक हैं, मैं उनको अ, एकमात्र यही एक चीज कहूंगा उनसे, प्रार्थना करूंगा कि आप खुद भी बाहर, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाने का प्रयास करें, आउटडोर्स में नेचर के साथ रहने का प्रयास करें, और आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको भी आप प्रोत्साहन दें, उनको बाहर का मार्ग दिखाएं, आउटडोर्स का मजा दिलाएं, नेचर के पास रहने की अनुमति दें। अ, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है जो जब तक हम नेचर के पास नहीं रहेंगे तो हम नेचर के कंजर्वेशन के बारे में सोचना भी शुरू नहीं कर सकते। तो अगर किसी की सोच बदलनी है या उस शुरुआत करनी है नेचर कंजर्वेशन की सोच की, तो
वो मेरे ख्याल से बाहर रह के ही किया जा सकता है। आप I would motivate and I would urge all the viewers to spend as much time as they can outside. बटरफ्लाई कंजर्वेशन नहीं, सिर्फ कंजर्वेशन के लिए ही हमें अब ये हमारे लिए एक आम मुद्दा नहीं रह गया है। मेरा मानना ये है कि ये अब हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरीके की पृथ्वी छोड़ के जाएंगे। ये टाइम आ गया है डिसाइड करने का और हम सबको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इस संदर्भ में। तो अगर मैं अंग्रेजों के टाइम में होता तो कंजर्वेशनिस्ट फ्रीडम फाइटर्स होते। तो कंजर्वेशनिस्ट या नेचर एंथुसियास्ट या कोई आम आदमी जो नेचर के लिए काम कर रहा है, वो क्यों नेचर के लिए काम कर रहा है? उसकी शुरुआत हुई है नेचर को जानने, पहचानने और उससे प्रेम करने से। और वो ऐसा रिश्ता बनाने के लिए नेचर से आपको नेचर में रहना, नेचर के में टाइम स्पेंड करना आना चाहिए। तो मैं सब आपके लिसनर्स से, आपके सब्सक्राइबर्स से ये आग्रह करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पेड़-पौधों के साथ, हरियाली में, पहाड़ों में बिताने की कोशिश किया कीजिए। और अगर आपके आस-पास बच्चे हैं, तो उनको ये सीख ज़रूर दीजिए कि चार दीवारी से बाहर निकलें और नेचर में जाएँ, अपना टाइम स्पेंड करें, नेचर को जानें, उसको पहचानें और अ, उसके संरक्षण में हाथ बटाएँ। तो जर्नी बाहर जाने से शुरू होती है, तो मैं सबको अर्ज करूँगा कि आप बाहर जाइए, एक्सपीरियंस नेचर एंड देन यू विल फॉल इन लव विद नेचर।